नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो मैं KR जाखड़ स्वागत करता हूं आप सभी का KR जाखड़ सर एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने कैलेंडर के नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों, उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं कैलेंडर पंचांग का भाग 3। और आज हमारा ये कैलेंडर का अंतिम चैप्टर रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने कैलेंडर के पिछले 2 लेक्चर में हमने कैलेंडर की बेसिक चीज़ें, लीप वर्ष और साधारण वर्ष तथा वार ज्ञात करने से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने कैलेंडर में वहाँ से क्लियर किए। आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे सामने और रहने वाले हैं, और लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आपसे कह दिया जाए, यदि 3 तारीख को मंगलवार दे दिया, आपको क्या दे दिया, 3 तारीख को मंगलवार, तो आपको बताना है 22 तारीख को कौन सा वार होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया गया। यदि 3 तारीख को मंगलवार है, कोई भी महीना आपको दे दिया, 3 तारीख को मंगलवार है, तो 22 तारीख को आपको बताना है। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, 2 काम हमारे पास में है। पहला कार्य हम क्या कर सकते हैं, हमारा मानना ये है कि 3 तारीख को मंगलवार होगा तो आगे चलकर वही मंगलवार 10 तारीख को फिर से आएगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाद में वार रिपीट होता है। 10 तारीख को जो वार आया है वही वार 17 तारीख को फिर से आएगा। 17 तारीख के बाद में फिर से वही वार 24 तारीख को आएगा, लेकिन जाना है कहाँ तक, 22 तारीख तक। तो 17 से 22 तक जाने के लिए कितने दिन और हमें चलना पड़ेगा, 5 दिन। और हम मंगलवार से 5 दिन आगे चले जाएंगे, और मंगलवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो दोस्तों हमें कौन सा वार मिलने वाला है, रविवार मिलने वाला। मंगलवार में 5 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, रविवार। अब दिमाग में सवाल उठता है, सर डायरेक्ट कैसे पता चले कि रविवार ही मिलने वाला है। तो दोस्तों, मंगलवार का कोड आप सब लोगों को याद होगा। मंगलवार का कोड कितना होता है, 3 होता है। 3 में 5 ऐड करो, कितना हुआ, 8। 8 में 7 का भाग लगाया, 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 7 का भाग लगाया, शेषफल कितना आया, 1। तो वो 1 आपको कौन से वार का कोड होता है, रविवार का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। एक तो यह कार्य है जो हम कर सकते हैं, लेकिन इस कार्य के अनुसार हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है वो चीज़ देखिए। सबसे पहले 22 तारीख का वार दिया है और 3 का पूछा है, तो सबसे पहले बड़ी दिनांक में से छोटी दिनांक घटाएंगे। कितना आपके पास में यहाँ शेषफल बचा हुआ है, 19 शेषफल बचा है। कितना शेषफल बचा है, 19। इसको डिवाइड किससे करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। 2 बार पूरा पूरा भाग गया और शेषफल आपके पास में कितना बचा, 5। ये शेषफल ही आपके लिए काम की चीज़ है। ये शेषफल जितना बचा है ये हमें डिसाइड करना है कि प्लस करना है या माइनस करना है। दोस्तों, प्लस कब करना है, आपको पता है पहले की दिनांक का दिया गया है, आगे की दिनांक का पूछा है, इसका मतलब हमें आगे जाना है, और आगे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस। और यदि बाद की दिनांक का देके पीछे की दिनांक का हमसे पूछा जाता तो हम क्या कर देते, माइनस। अभी हमें क्या करना है, 5 प्लस करना है, और मंगलवार में 5 प्लस करने पर क्या मिल जाएगा, रविवार मिल जाएगा। यही क्वेश्चन यदि आपको पीछे की तरफ देके पूछता कि बड़ी दिनांक का दे दिया और छोटी दिनांक का यदि आपसे पूछ लिया जाता तो किस प्रकार से हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना था, देखते हैं। काम वही करना है, केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है। आपको दे दिया, यदि 27 तारीख को रविवार था और आपसे पूछ लिया 5 तारीख को कौन सा वार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, 27 को रविवार दे दिया और 5 तारीख को पूछ लिया। आप क्या करेंगे, 27 में से 5 माइनस करेंगे, और 27 में से 5 माइनस करने पर कितना मिला, 22 मिला। 22 में भाग किसका लगा दो, 7 का। 7 से 3 बार कटा और शेषफल कितना बचा, 1। ये 1 हमारे लिए काम की चीज़ है। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस करेंगे या माइनस करें। तो दोस्तों, प्लस कब करते हैं, जब छोटी दिनांक का दिया जाए, बड़ी दिनांक का पूछ ले। और माइनस कब करते हैं, जब बड़ी का दिया जाए और हमें पीछे चलना हो, तो पीछे चलना हो तो माइनस करेंगे। और माइनस कितना करेंगे, 1। अब दिमाग में आता है, सर 22 दिन माइनस करने थे, 1 ही क्यों किया। क्योंकि दोस्तों 3 क्या है आपके पास में, सप्ताह, और सप्ताह से सप्ताह वार वही रिपीट होता है। क्योंकि 27 से 1 सप्ताह पीछे आओगे फिर रविवार, 2 सप्ताह पीछे आओगे फिर रविवार, 3 सप्ताह पीछे आओगे फिर रविवार। लेकिन 3 सप्ताह और 1 दिन पीछे आना, तो हम 3 सप्ताह छोड़ देंगे और 1 दिन पीछे आएंगे, और रविवार से 1 दिन पीछे आने पर क्या मिलता है दोस्तों, शनिवार मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके आपसे पूछ लिया जाता है। और बड़ा करके कैसे, जैसे आपको दे दिया जाए, यदि
2 तारीख के 2 दिन बाद, 2 तारीख के 2 दिन बाद सोमवार था। तो आपको बताना है 30 तारीख के 3 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना हार्ड है नहीं जितना हार्ड हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों की एक तारीख आपको डिसाइड करनी है। क्या कहा? 2 तारीख के 2 दिन बाद, कितनी तारीख आ गई? 4 तारीख। और पूछा किसका है? 30 तारीख के 3 दिन पहले, तो 30 में से 3 घटा लिया। 27 तारीख को हमसे पूछ लिया कि कौन सा वार होगा। काम वही करना है। 27 में से कितना माइनस कर देंगे? 4, बचेगा कितना? 23। कितना बचेगा? 23। भाग किसका लगा दोगे? 7 का। 7 का भाग लगाया, 3 बार पूरा पूरा भाग गया, शेषफल कितना बचेगा? 2 शेषफल बचेगा। अब 2 का हमें डिसाइड करना है कि मैं प्लस करूं या माइनस करूं। तो दोस्तों हम 2 को क्या करेंगे? प्लस या माइनस? हमें प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि 4 तारीख का दिया गया है, 27 का पूछा है, बड़ी दिनांक तक पहुंचना है। बड़ी दिनांक तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? प्लस। और सोमवार में 2 प्लस करोगे तो दोस्तों आपको आंसर क्या मिल जाएगा? बुधवार मिल जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तो है क्वेश्चन जिनमें तारीख दी जाती है। अब दोस्तों बिना तारीख के क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें हमें आगे और पीछे चलना होता है, तो उसकी चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में अलग तारीख होती है, अंग्रेजी में अलग। यानी हिंदी में जैसे आज का दिन है, आज कोई तारीख बोल दी जाएगी, जबकि हिंदी में क्या बोल दिया जाएगा? आज बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? आज बोल दिया जाएगा। आज से पहले जो बीत गया वो क्या था? कल। और आज के बाद में जो आएगा वो भी क्या होगा? कल। और इससे पहले जो बीत गया वो क्या था? परसों। परसों से पहले जो बीत गया वो क्या था? नरसों। और नरसों से पहले जो बीत गया वो क्या था? तरसों। इस प्रकार के शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे भी यही चलने वाला। कल के बाद जो आएगा वो कौन होगा? परसों होगा। उसके बाद जो आएगा वो क्या होगा? नरसों होगा। और नरसों के बाद आएगा वो क्या होगा? तरसों। और उसके बाद नहीं आता है तो बैठे बैठे तरसों। दोस्तों इसके आगे इतना ही होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों देखो हिंदी में समस्या होती है, अंग्रेजी में समस्या नहीं होती। हिंदी में यही चीज़ें, अंग्रेजी में आज का मतलब टुडे, जो बीत गया वो यस्टरडे, आने वाला टुमारो, टुमारो के आगे आने वाला नेक्स्ट टुमारो, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट थर्ड, या ऐसा कह सकते हैं टुमारो के 1 मारो, 2 मारो, 3 मारो, आगे चलते हुए। अंग्रेजी में समस्या नहीं होती, लेकिन हिंदी में समस्या। अब यही क्वेश्चन आपसे यदि ऐसे पूछ लिया जाए, यदि आज के 2 दिन पहले, यदि आज के 2 दिन पहले बुधवार था, आज के 2 दिन पहले बुधवार, तो परसों के 3 दिन बाद कौन सा वार होने वाला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आज। आज पे हमने एक लाइन बनाई। ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके लिए मैंने लिखा है। आज पे हमने एक लाइन बनाई। आज के 2 दिन पहले पूछा, 1, 2, यहाँ कौन सा वार दे दिया गया? बुधवार दे दिया गया। और कहा क्या? परसों के 3 दिन बाद। तो परसों कब आएगा? आज के बाद में कल, परसों, और इसके 3 दिन बाद 1, 2 और 3। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा वार होगा। और दोस्तों पीछे से आगे जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? प्लस करना होगा, क्योंकि पीछे के दिन, आज के 2 दिन पहले, पहले का दिया, बाद का पूछा, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितना प्लस करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्लस करना है। और 7 प्लस करने पर दोस्तों आपको पता है 7 दिन बाद वही वार रिपीट होता है। तो +7 आप यदि करोगे तो फिर से आपके सामने वार कौन सा आएगा? बुधवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। उम्मीद है कि इस प्रकार के जो आगे और पीछे चलने वाले जो क्वेश्चन होते हैं मंथ के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं आयु ज्ञात करना। किसकी बात करने वाले हैं? आयु ज्ञात करना। दोस्तों आयु ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं आयु ज्ञात करने वाला क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। जैसे कि हमें कह दिया गया कि राहुल का जन्म
16 अप्रैल 1992 को हुआ। राहुल का जन्म कब हुआ? 16 अप्रैल 1992 को। तो बताइए 26 जुलाई 2012 को उसकी आयु कितनी होगी? तो 26 जुलाई 2012 को उसकी आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया। तो दोस्तों हमें पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जा सकती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आयु कभी भी माइनस में नहीं होती, यानी कि वो ऋणात्मक नहीं होती। आयु, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापने और मापने वाली चीज़ें कभी ऋणात्मक नहीं होती। केवल तापमान को छोड़कर, यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें क्या होती है? पॉजिटिव। जैसे मैं कहूँ कि मेरा वजन माइनस के 30 किलो है, क्या कभी ऐसा होगा? वो कभी नहीं हो सकता। मेरी हाइट माइनस के 3 फीट है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। तो आयु भी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2012, और छोटी संख्या कौन सी होगी? 1992। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ दिन लिखने वाले हैं, और दिन के बाद लिखने वाले हैं माह, और माह के बाद लिखने वाले हैं वर्ष। तो दिन, बड़ी दिनांक सबसे ऊपर लिखी जाएगी, उसके बाद उसकी जो जन्म की दिनांक है वो लिखी जाएगी, यानी जहाँ तक उसकी आयु पूछी गई है पहले वो लिखा जाएगा। तो 26 जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां महीना। और वर्ष कौन सा दे दिया दोस्तों? 2012। अब हम लिखने वाले हैं जो उसकी जन्म की दिनांक दी गई है। तारीख कितनी? 16 अप्रैल कौन सा महीना? 4था महीना। और बात हो रही है 1992 की, 1992 की बात की जा रही है। अब दोस्तों जब इसको घटाना है तो घटाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले दिन में से दिन घटाए जाएंगे, फिर माह में से माह घटाए जाएंगे, और फिर वर्ष में से वर्ष घटाए जाएंगे। तो 26 में से 16 घटाया तो 10 दिन, 7 में से 4 घटाया तो 3 माह, और 2012 में से 1992 घटाया तो 20 ईयर, यानी 20 साल 3 महीने और 10 दिन राहुल की आयु हो चुकी है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा चेंज किया जाए, देखो समस्या कब होती है? वर्ष तो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है वर्ष तो बड़ा होगा, लेकिन यदि दिन और माह ऊपर छोटा आ जाए तो हमें उसे किस प्रकार सोल्व करना है, इस समस्या के समाधान के लिए हम देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। जैसे यही जो दिनांक दी गई है, यही दिनांक यदि चेंज कर दी जाती और चेंज करके आपसे कहा जाता कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म 20 जुलाई 1996 को हुआ हो, और उसकी आयु आपको बतानी है 12 फरवरी 2017। 20 जुलाई 1996 को उसका जन्म हुआ, 12 फरवरी 2017 को उसकी आयु बतानी है। तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले डी यानी कि दिन, फिर मंथ और फिर ईयर आपको लिखने हैं। तो हमने दिन सबसे पहले लिखा, जहाँ तक आयु पूछी गई है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो हमने लिख लिया 12 फरवरी दूसरा महीना, और वर्ष लिख दिया 2017। पूछी कब से है? 20 जुलाई 1996। हमने लिख दी तारीख 20 जुलाई 7वां महीना, और 1996 हमने यहाँ पर नोट कर दिया। और घटाते समय ध्यान किस चीज़ का रखना है? दिन में से दिन, फिर महीने में से महीने, और वर्ष में से वर्ष घटाए जाएंगे। अब हमने देखा कि 12 में से 20 को घटाना मुश्किल है, तो क्या माइनस के 8 यहाँ कर दिए जाएं? नहीं, माइनस के 8 नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से उधार लेना होगा, क्योंकि इसके पास तो 12 दिन है। अब इससे ज़्यादा किसके पास है? महीने के पास। यहाँ से दिन उधार लेने होंगे। अब दिमाग में सवाल उठता है, सर कितने दिन उधार लें? जितने कम पड़ रहे हैं उतने नहीं, ये पूरा महीना यहाँ से उधार देगा। अब पूरा महीना उधार दे रहा है तो हमारे दिमाग में एक और सवाल उठता है, और वो सवाल क्या उठता है? महीना उधार देगा तो -1 यहाँ हो जाएगा कि सर यहाँ दूसरा महीना है तो 28 दिन आएंगे, 29 आएंगे, 30 आएंगे या 31 आएंगे। यहाँ कोई भी महीना हो वो दिनों की संख्या डिसाइड नहीं करेगा। दिन हमेशा यहाँ कितने आने वाले हैं? 30 दिन आने वाले हैं। कितने दिन आने वाले हैं? 30 दिन। अब हम इसको घटा सकते हैं। 30 और 12 कितने होते हैं? 42, और 42 यानी 42 में से 20 आप लेस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 22 डेज, यानी 22 दिन।
यहाँ माइनस करना मत बोलना, क्योंकि माइनस नहीं करोगे तो ये 2 का 2 रह जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा। चलो यहाँ हमने देखा कि 2 था, अब तो 1 है, 1 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता। अब इससे ज़्यादा किसके पास है? वर्ष के पास। तो यहाँ भी हम उधार लेके आएंगे, और उधार वो पूरा कितना देगा? हम यहाँ से बोरो करेंगे, और बोरो करेंगे तो पूरे के पूरे 12 महीने यानी 1 वर्ष उधार देगा। 1 वर्ष उधार देगा तो यहाँ महीनों की संख्या कितनी वृद्धि हो जाएगी? 12 महीने पहले है, 1 महीना यहाँ बचा हुआ है, कितने हो गए? 13, और 13 में से 7 आप लोग घटाएंगे तो कितने मंथ बच जाएंगे? 6 मंथ। और 2017 था, 1 वर्ष उधार दे दिया, अब कितना बचा? 2016, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20 वर्ष, 20 ईयर। तो 20 साल 6 माह और 22 दिन हो जाएगी राहुल की आयु। तो दोस्तों उम्मीद है कि आयु ज्ञात करने वाले इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसी महीने में किसी वार का 5 बार आना। कोई भी महीना दिया गया है, उस महीने में किसी वार का 5 बार आना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी तारीखें के वार 5 बार आ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसी वार का 5 बार आना, किसी वार का 5 बार आना। दोस्तों जैसे कि हम बात करें, हमारे पास महीने जो होते हैं उनमें दिनों की संख्या 28, 29, 30 या 31 पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 तारीख को जो वार आता है, क्या वही वार रिपीट होकर 8 तारीख को फिर से आता है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 दिन बाद में फिर से वही वार आने वाला है। 8 तारीख को जो वार आने वाला है, क्या वो 15 तारीख को फिर से रिपीट होकर आएगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 15 तारीख को वही वार रिपीट होकर आएगा। अब 15 तारीख को जो वार रिपीट होकर आएगा, वही वार रिपीट होकर कब आने वाला है? 22 तारीख को। और 22 तारीख को जो वार आएगा, वही वार रिपीट होकर कब आएगा? 29 तारीख को। तो क्या दोस्तों 1 तारीख को आने वाला जो वार है, क्या वो 29 तारीख को 5वीं बार आएगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल 1, 2, 3, 4 और 5वीं बार वो 29 तारीख को आएगा। अब इससे एक बात हमें समझ में आई कि सर यदि महीने में दिनों की संख्या 28 है तो कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख जो महीने की पहली तारीख होती है, उसी को 5 बार आने के लिए कम से कम दिनों की संख्या कितनी रिक्वायर्ड होती है? 29 दिनों की संख्या की आवश्यकता होती है। बात करते हैं 2 तारीख। 2 तारीख को आने वाला वार 9 को रिपीट होगा, फिर 16 को रिपीट होगा, फिर 23 को रिपीट होगा और फिर 30 तारीख को। अब यदि बात कर ली जाए, जैसे कोई 30 दिनों का कोई महीना है, और 30 दिनों का महीना चलो हम ले लेते हैं, हमारे पास में महीना है जून, जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 30 दिन होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जून माह में कितने वार 5 बार आ सकते हैं? जून माह में कितने वार 5 बार आ सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होने वाला है? 2 वार। कैसे पता चला? क्योंकि 1 तारीख और 2 तारीख को जो वार आएगा वो 29 और 30 को रिपीट होकर 5वीं बार आ जाएगा। ये 3 आंसर देते तो 3 गलत होता। क्यों? क्योंकि यदि 3 तारीख यहाँ होगी तो 3 तारीख वाला जो वार होगा वो रिपीट होकर कब आएगा? 10, 17, 24 और 31। तो 3 तारीख वाले वार को रिपीट होकर आने में, यानी 5वीं बार रिपीट होने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है? 31 दिनों की। जबकि महीना कितने दिनों का है? 30 दिनों का। तो कितने बार 5 बार आएंगे? 2 बार 5 बार आएंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1 महीने में अधिकतम कितने बार 5 बार आ सकते हैं? 1 महीने में अधिकतम कितने बार 5 बार आ सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 3 बार। कितने बार? 3। कौन कौन से? 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो भी वार आएंगे वो अधिकतम 5 बार आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतम दिनों की संख्या महीने में 31 होती है। न्यूनतम पूछ लिया जाए, न्यूनतम कितने बार 5 बार आ सकते हैं? तो आपका जवाब 1 होगा, लेकिन वो गलत। क्यों? क्योंकि जवाब में होना चाहिए 0, यानी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दिनों की संख्या 28 होती है और 28 दिनों वाले महीने में कोई भी वार 5 बार नहीं आता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये समझ में आ गई तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और क्वेश्चन दिया गया, यदि जुलाई में 5 मंगलवार है, यदि जुलाई में 5 मंगलवार है तो 1 तारीख को कौन कौन से वार हो सकते हैं?
कौन कौन से वार हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करना है वो हमें देखना है। दोस्तों कहा गया कि यदि जुलाई माह में 5 मंगलवार हैं, जुलाई में दिनों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर जो जुलाई माह है उसमें दिनों की संख्या 31 होती है, 31 दिन होते हैं और उसमें 3 बार 5 बार आ सकते हैं। वो कौन कौन से? 1, 2 और 3 तारीख को। और उन 3 में से ही एक कौन सा है? मंगलवार। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि मंगलवार 1 तारीख को था, 2 तारीख को था या 3 तारीख को? तो आपका जवाब होगा सर ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि मंगलवार की जो शर्त है वो क्या है कि इस जुलाई में वो 5 बार आना चाहिए। वो 1 तारीख को होगा तो भी 5 बार आ जाएगा, 2 को होगा तो भी 5 बार और 3 को होगा तो भी 5 बार आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमें जरूर पता है कि 1 तारीख को जो वार होता है वही वार 29 तारीख को फिर से रिपीट होकर आता है 5वीं बार। 2 तारीख को जो वार होता है वही वार 30 तारीख को आता है और 3 तारीख को जो वार होता है वही वार 31 तारीख को फिर से रिपीट होकर आता है। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा कि जुलाई में 5 मंगलवार होने चाहिए, तो हमने अज्यूम किया यानी मान लिया कि वह मंगलवार 1 तारीख को था। जो दिया गया वार है उस पर हमने मार्क कर लिया, गोला कर लिया कि वो मंगलवार 1 तारीख को था। अच्छा दोस्तों बताइए 1 तारीख को मंगलवार होगा तो 2 को क्या होगा? आप कहेंगे सर जाहिर सी बात है 2 को बुधवार होगा। 3 को क्या होगा? 3 को गुरुवार होगा। 1 को मंगलवार है तो 29 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। तो 30 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा और 31 तारीख को क्या होगा? गुरुवार होगा। 31 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। अब किसी विद्यार्थी के मन में सवाल उठा, सर यदि ये मंगलवार 1 तारीख को नहीं होता, ये कितनी तारीख को होता? 2 तारीख को। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को यदि मंगलवार आएगा तो भी वो जुलाई माह में कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। अच्छा 2 को मंगलवार होगा तो 1 को क्या होगा? सोमवार होगा। 1 तारीख को क्या होगा? सोमवार और 3 तारीख को क्या होगा? बुधवार। अब दिमाग में कुछ सवाल भी उठने लगे हैं और कुछ चीज़ें क्लियर भी होने लगी है। अच्छा 2 तारीख को मंगलवार हमने लिया है तो वही मंगलवार कब आएगा? 30 तारीख को। तो 29 को क्या आएगा दोस्तों? सोमवार आएगा और 31 तारीख को क्या आएगा? बुधवार। अब किसी विद्यार्थी के मन में फिर से एक सवाल उठा कि सर यही मंगलवार जो आप कह रहे हैं, यही मंगलवार यदि 1 और 2 को भी नहीं होता, ये कब होता? 3 तारीख को यदि ये मंगलवार होता तो भी ये 31 तारीख को 5वीं बार आ जाता। बिल्कुल 3 तारीख को मंगलवार होता तो यही मंगलवार 31 तारीख को फिर से आ जाता। 3 को मंगलवार होगा तो दोस्तों 2 को क्या होगा? सोमवार और 1 तारीख को कौन सा होगा? रविवार। 1 को रविवार तो 29 को भी रविवार और 30 को क्या आ जाएगा? सोमवार। अब इसमें किसी भी तारीख का आपसे सवाल पूछ लिया जाए, अब देखिए सवाल की तरफ जवाब आपके सामने होगा। यदि 1 जुलाई में, यदि जुलाई माह में 5 मंगलवार है तो 1 तारीख को कौन कौन से वार हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? मंगलवार, सोमवार, रविवार। और यदि 3 तारीख की बात की जाए तो दिया गया वार मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यानी कि जो पहले की तारीख है इन 3 में ही कंपैरिजन करना है। पहले की जो तारीख है उसमें या तो दिया गया वार या 2 उससे पहले के वार, या तो दिया गया वार या 2 पहले के, क्योंकि ये पहले की दिनांक है। आगे की दिनांक पूछे तो या तो दिया गया वार या 2 उससे आगे के वार हो सकते हैं और इन्हीं के कंपैरिजन में ये तारीखें हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ये रामायण, इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्या हमें एग्जाम में बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे। ये केवल और केवल आपको समझाने की दृष्टि से थी। अब 30 दिनों का महीना है तो 1 और 2 का ही हमें बनाना है, 29 और 30 का बनाना है, क्योंकि 31 तारीख वाला वार 3 तारीख वाला वार रिपीट नहीं होगा क्योंकि 31 तारीख हमारे पास नहीं होगी। 29 तारीख का महीना है तो केवल एक ही बार 5 बार आ सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको सिंपल तरीके से, चाहे वो 29 दिन का महीना हो, चाहे 30 का या 31 का, किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें किस प्रकार से आसानी से सोल्व करना है। आपको पता है दोस्तों कि एक जो वार होता है उसे 5 बार आने के लिए कम से कम जो दिनों की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 29 दिनों की आवश्यकता होती है। कम से कम 29 दिन आपके पास में होने चाहिए। यदि नहीं होंगे तो कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक टेबल हमने बनाई है, उस टेबल में हमने 1,
2 और 3 तारीख नोट कर ली, क्योंकि 3 ही तारीखें ऐसी है जिनके वार 5 बार आ सकते हैं। 1 तारीख को जो वार आता है वही वार 29 तारीख को फिर आता है, 2 तारीख को आने वाला 30 तारीख को, और 3 तारीख को आने वाला वार 31 तारीख को रिपीट होता है, ये हमने देख लिया। अब जो दिया गया वार है वो कौन सा है? जुलाई माह दिया गया है और वार दिया गया है मंगलवार। जुलाई माह मंगलवार 5 बार दिया गया। कितनी बार? 5 बार। अब दोस्तों पता है जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में दिनों की संख्या 31 होती है, तो 31 दिन होते हैं। हमने यही मंगलवार सबसे पहले मान लिया 1 तारीख को। 1 तारीख को मंगलवार होगा तो 2 तारीख को बुधवार होगा और 3 तारीख को गुरुवार होगा। यही वार यदि मंगलवार हमने माना होता 2 तारीख को, तो 1 तारीख को कौन सा वार होता? सोमवार। दिए गए वार पे हमने मार्क बना लिया है ताकि हमें पता रहे। और तो 3 तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों? 3 तारीख को वार होगा बुधवार। यही वार यदि 3 तारीख को हमने माना होता तो 2 तारीख को कौन सा वार होता दोस्तों? सोमवार। और 1 तारीख को 2 तारीख को सोमवार और 1 तारीख को कौन सा वार होता? रविवार होता। ये तो हो गए हमारी टेबल का काम। अब टेबल कैसे काम में लेनी है वो चीज़ हमें देखनी है, और यहीं से आपके प्रायिकता के क्वेश्चन भी सोल्व होंगे। प्रायिकता पूछी जाती है, कोई माह है, उस माह में किसी वार के 5 बार आने की क्या संभावना है। महीने का नाम दे दिया जाता है, जैसे पूछ लिया कि अक्टूबर माह में किसी वार के 5 बार आने की क्या संभावना है, उस क्वेश्चन पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 28 दिनों वाला जो महीना होता है उसमें कोई वार 5 बार आता है क्या? नहीं, 0, यानी कोई भी वार 5 बार नहीं आता। 29 दिनों वाले महीने में कितने वार 5 बार आते हैं? 1 बार। 30 दिनों का जो महीना होता है उसमें कितने वार? 2 बार। और 31 दिनों का जो महीना होता है उसमें कितने वार 5 बार आते हैं? 3 बार 5 बार आते हैं। तो दोस्तों यही काम हमें करना है। कैसे करना है? यदि हमें हमारे पास में दिया गया है महीना जुलाई यानी 31 दिन, 31 दिनों का कोई महीना दिया गया है, तो हमें जो टेबल काम में लेनी है वो 3 गुणा 3, पूरी की पूरी टेबल काम में लेनी। 3 गुणा 3 का मतलब क्या है? 3 स्तंभ जो खड़े होते हैं वो स्तंभ होती है, और जो तिरछी होती है वो क्या होती है? यानी आड़ी जो होती है वो क्या होती है? पंक्तियां होती है। तो 3 स्तंभ और 3 पंक्ति, यानी 1 2 3 और 1 2 3, मतलब ये पूरा टेबल हमें काम में लेना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे, 1 तारीख को पूछे, 2 को पूछे, 3 को पूछे, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है? यदि जुलाई माह में 5 बार मंगलवार आता है तो 1 तारीख को निम्न में से कौन सा वार नहीं हो सकता? नहीं हो सकता का मतलब मंगलवार, सोमवार, रविवार, और एक ऑप्शन दे दिया आपको गुरुवार, ऐसा आपको दे दिया, बुधवार दे दिया, तो एक जो इन 3 में से आएगा वो आंसर नहीं होगा, इनके अलावा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा पूछ ले कि कौन सा वार हो सकता है, तो 1 वार इनमें से होगा और 3 कोई ऑप्शन अलग आपको मिल जाएंगे, तो आपको वो जवाब देना होगा। अब 30 दिनों वाला जो महीना होता है उसमें 2 वार 5 बार आते हैं, तो हमें दोस्तों टेबल भी 2 गुणा 2 यानी 2 बाई 2 की टेबल काम में लेनी है। 2 पंक्तियाँ, 1 और 2 पंक्तियाँ, यानी यहाँ तक, ये यहाँ तक पंक्ति ऊपर तक काम में लेनी है, ये पंक्ति काम नहीं आएगी। 2 ही स्तंभ काम आएंगे, 1 और 2, तो 2 स्तंभ यहाँ तक। अब ये दोनों आके कहाँ मिल गए? यहाँ, यानी कि केवल यही हमें काम में लेना। अब क्वेश्चन पूछे 1 तारीख को कौन सा वार हो सकता है, तो या तो मंगलवार या सोमवार। कब? जब महीने में दिनों की संख्या 30 हो। दोस्तों 29 दिनों का कोई महीना है तो 1 बार 5 बार आता, तो टेबल भी 1 बाई 1 का काम में लेना है, यानी कि 1 पंक्ति और 1 ही स्तंभ। इसका मतलब क्या हुआ कि 29 दिनों का जो महीना होता है उसमें तो वार केवल 1 ही 5 बार आता है, और वो वार कौन सा होगा? जो 1 तारीख को होगा। अब आपसे कह दें फरवरी 2016 में यदि 5 बुधवार हों तो 1 तारीख को कौन सा वार हो सकता है? तो दोस्तों जो बुधवार दिया है केवल वही हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुधवार 5 बार दिए गए फरवरी में, और फरवरी माह 29 दिनों का हुआ, क्योंकि वर्ष 2016 की बात है जो लीप वर्ष होता है। यदि लीप वर्ष है तो 29 दिन होंगे, और 1 बार जो 5 बार दिया बुधवार, केवल वही 5 बार आ सकता है। क्यों? क्योंकि 29 दिनों के महीने में केवल 1 ही बार 5 बार आता है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब यदि संभावना यानी प्रायिकता वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, प्रायिकता में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं कि जनवरी माह में, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया या
30 दिनों वाला महीना पूछ लिया, 31 दिनों वाला महीना पूछ लिया, 31 दिनों वाले माह में किसी वार के 5 बार आने की क्या संभावना है? 31 दिनों वाले महीने में किसी वार के 5 बार आने की क्या संभावना? तो देखो दोस्तों, संभावना होती क्या? सबसे पहले संभावना हमेशा 1 से छोटी होती है। कैसे? कोई भी चीज़ 1 हो जाएगी तो वो कितना होता है? 1 अपने आप में 100%, और कोई 100% होगा तो वो कभी भी संभावना नहीं होगा। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा 50, 50, सीधा सीधा दिख रहा है ये 50 है, तो क्या ये कोई संख्या है? क्या ये 50 होने की संभावना है? नहीं, ये तो डेफिनेट क्या है? 50 है। तो संभावना 1 से छोटी होती है, और संभावना जितने विकल्प आपके पास में होते हैं उन्हीं में से संभावना तलाशी जाती है। जैसे मैं बात करूं कि एक कमरा है जिसमें कोई व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति जब वहाँ बैठा है और बाहर से संभावना जताई जाए कि उस कमरे में जो व्यक्ति बैठा है या तो वो पुरुष हो सकता है या महिला, तो संभावना किन में से जताई गई? 2 व्यक्तियों में से, या तो पुरुष या महिला, क्योंकि विकल्प कितने थे? 2। अभी आपके पास में जो विकल्प है वो विकल्प कितने हैं? 7 विकल्प है। कितने विकल्प हैं? 7, क्योंकि वार कितने होते हैं? 7। और 31 दिनों वाले महीने में कोई वार 5 बार आएगा तो वो इन 7 में से होगा, इन 7 में से होगा। लेकिन वो कौन कौन सी तारीख को आ सकता है? 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को। यानी किसी भी वार को 5 बार आने के लिए, 31 दिनों वाले महीने में किसी वार को 5 बार आने के लिए कितने चांस मिलते हैं? 3 चांस। कितने चांस? 3 चांस। तो संभावना क्या हो जाएगी? 3/7। कितनी हो जाएगी? 3/7। तो हम यहीं पर संभावना इसकी नोट कर लेते हैं, 3/7। अब दोस्तों सबको आसानी से पता चल गया है, 30 दिनों वाला महीना होगा तो उसको कितने चांस मिलेंगे? 2 चांस। तो संभावना हो जाएगी 2/7। 29 दिनों वाले में संभावना हो जाएगी 1/7, और 28 दिनों वाले में संभावना हो जाएगी 0/7। उम्मीद है संभावना वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा और बचता है, जो क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन के बाद हम बात करने वाले हैं कैलेंडर का दोहराव, और दोहराव के साथ कौन से दिन है जो शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, 5 मिनट का समय और उन चीज़ों में लगने वाला है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक जगह समस्या होती है, उस समस्या की भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस व्यक्ति की बात हो रही है। सुरेश की बात हो रही है। सुरेश गीता से 384 दिन बड़ा है। तो सुरेश बड़ा है, हमने सिंबल बना लिया। किससे बड़ा है? गीता से बड़ा है। कितने दिन बड़ा है दोस्तों? 384 दिन। आगे कहा है जबकि गीता प्रभु से 72 सप्ताह छोटी है। गीता छोटी है, किससे छोटी है? प्रभु से। कितने सप्ताह? 72 सप्ताह, यानी 72 वीक वो छोटी है। कहा गया यदि प्रभु का जन्म रविवार को हुआ है। प्रभु का जन्म कब हुआ? रविवार को। तो बताना है सुरेश का जन्म कब हुआ है। ये क्वेश्चन का डायमेंशन है जो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब दोस्तों एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति है प्रभु, उससे गीता 72 सप्ताह छोटी है, प्रभु का जन्म रविवार को हुआ है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि गीता का जन्म भी रविवार को हुआ है? अब दिमाग में सवाल उठता है, सर ऐसा कैसे कह दिया? ऐसा इसलिए कह दिया दोस्तों, ये कितने सप्ताह छोटी है? 72 सप्ताह। दोस्तों एक बात बताओ, 72 सप्ताह छोटी है तो प्रभु के 72 सप्ताह बाद उसका जन्म हुआ होगा। रविवार के 1 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा? वही रविवार। 5 सप्ताह बाद रविवार, 72 सप्ताह बाद भी क्या होगा? रविवार। इसलिए हम कह सकते हैं गीता का जन्म भी कब हुआ है? रविवार को। अब कंपैरिजन करते हैं गीता और सुरेश में। तो सबसे पहले जितने सप्ताह होते हैं उन सप्ताह को कैंसिल करना है, उसके बाद जो दिनों की संख्या बचेगी वो हमें देखना है कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो 7 का हम इसमें भाग लगाते हैं। 5 बार 7 का भाग जाता है 35 और बचे 34। 4 बार फिर से भाग जाता है 28। दिनों की संख्या बची 6/7। 54 सही 6/7, यानी 54 तो क्या निकल के आ गए आपके पास में? वीक। और 6 क्या है आपके पास में? डेज है, यानी 54 वीक्स एंड 6 डेज आपके पास में। तो 54 सप्ताह से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गीता का जन्म रविवार को हुआ
और सुरेश का जन्म उसके 54 सप्ताह और 6 दिन पहले हुआ, क्योंकि सुरेश बड़ा है। और दोस्तों ध्यान रखना, जो बड़ा होता है इसका मतलब उसका जन्म पहले हुआ है, पहले हुआ तो हमें पीछे की ओर जाना है। तो गीता से यानी रविवार से कितना पीछे जाना है? 54 सप्ताह और 6 दिन। यदि 6 दिन नहीं है, केवल 54 सप्ताह पीछे जाना है तो रविवार का रविवार आएगा। उससे और कितना पीछे जाना है? 6 दिन पीछे जाना है, और रविवार से 6 दिन हम पीछे जाएंगे। दोस्तों एक काम और कर सकते हैं, 6 दिन पीछे जाओ चाहे 1 दिन आगे चले जाओ, बात तो वही आएगी, क्योंकि 6 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 7 हो गया। रविवार से 6 दिन पीछे की ओर जाओगे तो भी क्या मिलेगा? सोमवार। और 1 दिन आगे चले जाओगे तो भी क्या मिलने वाला आपको? सोमवार। बस एक गलती जिसकी हम बात कर रहे थे वो गलती हम यहाँ करते हैं कि ये प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 6 को प्लस कर देते हैं। प्लस नहीं करना है, क्योंकि सुरेश बड़ा है तो हम गीता में जो रविवार हमें मिला उसका जन्म, उसमें 6 प्लस कर देते हैं। वो प्लस आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है, तभी वो बड़ा होता है। और पहले होता है तो कितना पहले? 54 सप्ताह और 6 दिन पहले। और 6 दिन पहले का मतलब है 6 दिन माइनस करना है। 6 दिन माइनस करो चाहे 1 दिन प्लस कर दो, बात वही होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कैलेंडर के दोहराव की। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं कैलेंडर के दोहराव की। देखते हैं किस प्रकार से कैलेंडर का दोहराव होता है, किस प्रकार से कैलेंडर रिपीट होकर आता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैलेंडर की रिपीटेशन की। रिपीटेशन किस प्रकार से होता है? दोस्तों आपको पता है 4 वर्षों का एक समूह होता है, जिसमें 1 लीप वर्ष होता है और 3 क्या होते हैं? साधारण वर्ष। उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीप वर्ष की। सबसे पहले लीप वर्ष की बात करते हैं। तो दोस्तों लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो 28 वर्षों बाद समान आता है। कितने वर्षों बाद समान आता है? 28 वर्षों बाद समान आता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ 2016। कौन सा एग्जाम्पल ले लिया? 2016। यदि 2016 के कैलेंडर की बात करें कि आगे कब वो रिपीट होकर आने वाला है, तो दोस्तों 28 इसमें ऐड हो जाएगा, और 28 ऐड होके वो कितना हो जाएगा? 2044। यानी लीप वर्ष जो 2016 है उसका कैलेंडर 2044 में ऐसा का ऐसा आने वाला, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक सारे के सारे वार क्या रहने वाले? समान। अब दोस्तों बात करते हैं, लीप वर्ष हो गया, 4 वर्षों के जोड़े में से हमने 1 वर्ष ले लिया। अब बात करते हैं लीप वर्ष से अगला वर्ष। लीप वर्ष से अगला वर्ष। लीप वर्ष से अगले वर्ष का जो कैलेंडर होता है दोस्तों वो 6 वर्षों बाद समान आता है। कितने वर्षों बाद समान आता है? 6 वर्षों बाद। तो 2016 हमने लिया, उससे अगला वर्ष ले लिया 2017। 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होकर आएगा दोस्तों? 6 इसमें ऐड कर देंगे तो कब रिपीट होकर आ जाएगा? 2023 में रिपीट होकर आ जाएगा। अब दोस्तों बात आती है और 2 वर्षों की। एक लीप वर्ष हुआ, एक उससे अगला वर्ष। अब 4 वर्षों के जोड़े में 2 वर्ष और बचे, और वो 2 कौन से वर्ष होते हैं? अन्य वर्षों की श्रेणी में। कौन से वर्षों की श्रेणी में? अन्य वर्षों की श्रेणी में। तो अन्य वर्षों का जो कैलेंडर होता है दोस्तों वो 11 वर्षों बाद समान आता है। कितने वर्षों बाद समान आता है? 11 वर्षों बाद। तो अन्य वर्ष कौन कौन से हो गए? जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 2018 और 2019। अच्छा, इसके आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? आगे इसलिए नहीं जा रहे हैं दोस्तों क्योंकि 2019 के आगे क्या आएगा? 2020। तो 2020 तो फिर से क्या हो जाएगा? लीप वर्ष। तो उसका कैलेंडर कब आएगा? 28 वर्षों बाद रिपीट होकर आएगा। अब 2018 की बात की जाए तो इसमें कितने ऐड होंगे दोस्तों? 11 ऐड हो जाएंगे, और वो 11 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 2029। और 2019 में 11 ऐड होके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2030। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब दिमाग में सवाल उठता है, सर हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया उसे हमें चेक करना है। लीप वर्ष है तो आसानी से चेक हो जाएगा, 4 का भाग लगाया, शेषफल 0 है तो लीप वर्ष। उससे अगला वर्ष है या अन्य वर्षों की श्रेणी में है, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए दोस्तों एक काम करना, जैसे आपको वर्ष दे दिया गया 2005, आपको चेक करना है ये लीप वर्ष तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसका इकाई का अंक विषम संख्या है वो कभी भी लीप वर्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि विषम संख्या में सम संख्या का कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ये बात आप लोगों को पहले से क्लियर है। अब ये चेक करना है कि ये अन्य वर्ष है या लीप वर्ष से अगला वर्ष है। तो दोस्तों हमेशा इसके पिछले वर्ष को चेक करो। पिछला वर्ष कौन सा है? 2004। यदि पिछला वर्ष लीप वर्ष है तो जाहिर सी बात है ये लीप वर्ष से अगला वर्ष है। और यदि पिछला वर्ष लीप वर्ष नहीं है, कैसे? जैसे हमने बात कर ली 1994, 1994 की बात करी, ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि 94 में 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 शेषफल। अब ये लीप वर्ष है
नहीं है। लीप वर्ष से अगला वर्ष है या अन्य वर्ष है, ये चेक करने के लिए सिर्फ पिछले वर्ष को चेक कीजिए। पिछला वर्ष क्या आएगा? 1993। तो दोस्तों ये इसके पिछला जो वर्ष है, क्या 1993 कभी लीप वर्ष होगा? नहीं होगा। तो ये किस श्रेणी में जाएगा? अन्य वर्षों की श्रेणी में। और बाकी और चीज़ें भाड़ में गई, सिंपल सी चीज़ सुनते हैं हम। और सिंपल चीज़ क्या है? देखिए सिंपल चीज़ आपके सामने, और वो सिंपल चीज़ ये है कि जब भी सम संख्या वाला कोई वर्ष आएगा, हमने 1994 ही लिया था, कौन सा वर्ष है? सम संख्या का। तो सम संख्या का जो वर्ष होता है वो या तो लीप वर्ष हो सकता है या अन्य वर्ष हो सकता है। कभी भी लीप वर्ष से अगला वर्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष जो होता है वो सम संख्या का होता है और उससे अगला वर्ष हमेशा विषम संख्या ही आती है, क्योंकि सम के बाद विषम ही आती है। तो सम संख्या वाला या तो लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष नहीं है तो अन्य वर्षों की श्रेणी में जाएगा। यदि विषम संख्या है तो ही हमें उसके पीछे का वर्ष चेक करना है, और केवल पीछे का ही चेक करना है। क्यों? यदि विषम संख्या है तो वो कभी लीप वर्ष तो नहीं हो सकता। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं केवल शताब्दी के जो प्रथम और अंतिम दिन होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं। तो बात करते हैं उन पर इस टाइप में। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता, या शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, मैंने यहाँ कोड भी लिख दिए हैं। जो वार शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं वो शनिवार, सोमवार, मंगलवार और गुरुवार। जो नहीं हो सकते यानी इनके अलावा जो बच गए वो नहीं हो सकते। यदि हो सकते हैं वो याद कर लिए, तो नहीं हो सकते हैं वो याद करने की आवश्यकता नहीं है। और एक काम और कर सकते हैं, जो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते वही शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। केवल किसको छोड़कर? सोमवार को, क्योंकि सोमवार शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। उसी प्रकार जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं वही शताब्दी के अंतिम दिन भी हो सकते हैं। जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं वो कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है कि जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं वो ना तो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते और प्रथम दिन भी नहीं हो सकते। किसके? शताब्दी के अंतिम दिनों के। शताब्दी के प्रथम दिन जो हो सकते हैं वो शताब्दी के कभी भी अंतिम दिन नहीं हो सकते, और वह शताब्दी के प्रथम दिन भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कौन से? अंतिम दिन कभी प्रथम नहीं हो सकते और प्रथम दिन कभी अंतिम नहीं हो सकते। अंतिम कभी प्रथम नहीं हो सकते, प्रथम कभी भी अंतिम नहीं हो सकते। और एक सोमवार ऐसा होता है जो शताब्दी का प्रथम दिन भी होता है और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों याद रखना है तो केवल क्या रखना है? जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं वो, और जो शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं वो। तो जो शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं वो कभी भी अंतिम दिन नहीं हो सकते, और जो शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते वही दिन शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। क्यों? केवल सोमवार को छोड़ के। सोमवार दोनों में कॉमन रहेगा, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग रहने वाली है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जिन दोस्तों आज था हमारा ये लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में जो हमारा रहने वाला है क्लॉक से रिलेटेड, यानी कि घड़ी से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पिछले वीडियो आप रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।